नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। बुलेटिन में आज बात होगी, देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 4.5 लाख के पार पहुंच गया है, लेकिन रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना जांच के नियमों का दायरा बढ़ाया है। इस पर डालेंगे विस्तार से नजर। दिल्ली सरकार ने 6 जुलाई तक हर घर में स्क्रीनिंग करवाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही दिल्ली एम्स में पिछले 3 महीने से बंद पड़ी ओपीडी की सेवा आज से शुरू हो रही है। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 4.5 लाख के पार पहुंच गए हैं, लेकिन सक्रिय मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और रिकवरी रेट 56.71% पर पहुंच गया और अब तक कुल 2,58,685 मरीज ठीक हो गए हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,15,000 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से करीब 16,000 में संक्रमण की पुष्टि हुई। आईसीएमआर के मुताबिक 23 जून तक देश में 73.5 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से मंगलवार को 2.15 लाख नमूनों की जांच की गई, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। वहीं कोविड-19 की जांच के लिए देश भर में 1,000 टेस्ट लैब फिलहाल हो गई है, जिसमें से 730 सरकारी हैं और 270 प्राइवेट लैब हैं, जिसमें वर्तमान में प्रतिदिन 3 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना जांच के नियमों का दायरा बढ़ाया है। आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। आरटी-पीसीआर परीक्षण के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के उपयोग की सिफारिश की गई। ये परीक्षण किट बिना प्रयोगशाला परीक्षण के तेजी से जांच करने में मददगार साबित होगी और इसके साथ ही सभी हॉस्पिटल्स, ऑफिस और पब्लिक सेक्टर यूनिट को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में हर कंटेनमेंट जोन में मौजूद सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट लैब को रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच उपलब्ध कराने की बात कही। आईसीएमआर ने सभी राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों को सलाह दी है कि वो विभिन्न परीक्षणों के संयोजन को लागू करके कोविड-19 के परीक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कोविड-19 परीक्षण के लिए नए रणनीति पर एक एडवाइजरी में कहा गया है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को बचाने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट एकमात्र रास्ता है। ऐसे में देश के हर हिस्से में उन लोगों की जांच बढ़ानी होगी जिनमें बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। सभी कंटेनमेंट जोन, मेडिकल कॉलेज और सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में आरटी-पीसीआर टेस्ट के साथ रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट करने के लिए भी कहा गया है। हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग जिनमें लक्षण नजर आ रहे हैं और चिकित्सा कर्मी एवं फ्रंटलाइन कर्मचारियों को भी सलाह दी जाती है कि वो अपना टेस्ट करवा लें। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने प्रशासन को एंटीबॉडी आधारित कोरोना का टेस्ट कराने में सरकारी और निजी अस्पतालों की मदद करने की सलाह दी है। कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के उद्देश्य से किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के मामले में दिल्ली अब मुंबई से आगे निकल चुकी है। बुधवार को कोरोना के रिकॉर्ड 3,788 मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 70,000 के पार हो गया। दिल्ली में अब तक 70,390 में से 41,437 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,365 मरीजों की मौत हो चुकी है। आईसीएमआर के एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली और मुंबई दोनों महानगरों के बीच सबसे बड़ा अंतर रिकवरी रेट और मृत्यु दर का है। इसी बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के कोविड देखभाल केंद्र की जिम्मेदारी संभाल ली है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से अनुरोध पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस को इस केंद्र में चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। इस केंद्र पर शुक्रवार से ही 2,000 बिस्तरों की सुविधा शुरू हो जाने की संभावना है और इसे बढ़ाकर 10,200 तक ले जाया जा सकता है। यह देश का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र होगा। और इस बीच दिल्ली में शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर तैनात कोविड कोचों में मरीजों का आना शुरू हो गया है। 17 जून से दिल्ली में रेलवे ने
9 स्टेशनों पर 503 आइसोलेशन कोचों की तैनाती की हुई है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 3 महीने से बंद पड़ी ओपीडी सेवा आज से शुरू होने जा रही है। कुछ शर्तों के साथ अब यहां पर दूसरी बीमारियों का इलाज भी हो पाएगा। ओपीडी सेवा के पहले चरण में पुराने मरीजों का इलाज किया जाएगा। एक दिन में 15 मरीजों की जांच की जाएगी ताकि सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया जा सके। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में जारी लॉकडाउन 30 जून को समाप्त होने वाला था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये फैसला राज्य में महामारी के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए लिया गया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से MD-MS की परीक्षाओं को 30 जुलाई से पहले कराने को लेकर आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनकी परीक्षा स्थगित करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र उन्होंने लिखा है। पत्र में सरकार की तरफ से ये मांग की गई है कि भारत सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुरोध करे कि उनकी परीक्षा दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दी जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत राज्य में आज से लेकर इस महीने के अंत तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं केवल जिलों के भीतर ही उपलब्ध होंगी। इनके एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत नहीं होगी। कोविड-19 के बीच एक और जहां कर्नाटक समेत देश भर में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, वहीं कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड की SSLC परीक्षाएं आज से शुरू की जा रही हैं। ये परीक्षा 3 जुलाई तक चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल एक अहम अध्यादेश पारित किया गया। इसके तहत अब कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में काम करेंगे। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सहकारी बैंक, अंतरिक्ष विज्ञान समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी फैसले लिए गए। सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। देश में सभी कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी के दायरे में आ गए हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि RBI के अंतर्गत आने से सहकारी बैंकों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए। मुद्रा लोन लेने वालों को ब्याज में 2% की छूट देने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि OBC कमीशन अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। मंत्रिमंडल ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस फैसले से डेयरी क्षेत्र में 35 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दी गई है। इस कदम से थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देशों से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट के इन अहम फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान आर्थिक विकास को गति देने, अंतरिक्ष में भारत की प्रगति के साथ साथ किसानों, गांवों और छोटे व्यवसायों की सहायता के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और इन फैसलों से करोड़ों देशवासी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट के फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि देशहित और जनहित में सुधारों की प्रक्रिया जारी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति राष्ट्र को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक और अहम कदम है। उन्होंने लिखा कि इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। MSME को लेकर प्रधानमंत्री ने लिखा कि सरकार लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लिखा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों पर ब्याज में छूट का ऐलान किया है और इस फैसले से छोटे व्यवसायों को बहुमूल्य सहायता और स्थिरता में मदद मिलेगी। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना देश के मेहनती किसानों की आमदनी को बढ़ावा देगी। साथ ही निवेश और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।
कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित किए जाने को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश, पर्यटन और भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेरित लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा, ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही से स्थानीय लोगों को आमदनी के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद लगे लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की रफ्तार में आई अड़चनें धीरे धीरे कम होती नजर आ रही हैं। मई के महीने आर्थिक गतिविधियां, खपत, लेन देन और मांग जैसे महत्वपूर्ण कारकों में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। सरकार ने तो किसानों से गेहूं की खरीद के मामले में नया रिकॉर्ड भी स्थापित कर लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर कोविड-19 ने असर जरूर डाला, लेकिन लगता है कि यह असर ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण और उपभोग गतिविधियों के सबसे बड़े संकेत यानी पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में अप्रैल के मुकाबले मई में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। अप्रैल में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 99,37,000 मीट्रिक टन थी, जो मई में बढ़कर 1,46,46,000 मीट्रिक टन पर पहुंच गई। ये बढ़त 26% की है। मई के दौरान विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का पीएमआई 30.8 रहा, जबकि अप्रैल में ये मात्र 27.4 था। दूसरी तरफ सेवा क्षेत्र का पीएमआई मई के दौरान 12.6 रहा, जबकि अप्रैल में ये घटकर 5.4 पर आ गया था। बिजली की खपत की दर जो अप्रैल में -24% के हिसाब से गिर रही थी, मई में इस गिरावट में रोक लगने लगा और ये दर -12.2% पर आ गई। 21 जून तक गिरावट की दर -12.5% तक रह गई थी। ई-वे बिल के निर्धारणीय मूल्यों यानी एसेसिबल वैल्यू में अप्रैल के मुकाबले मई में 130% की बढ़त दर्ज की गई। यह रकम 3.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 8.98 लाख करोड़ रुपए हो गई। The green shoots are visible and quite evident, and as more and more, as more and more plants, factories, and people return to work, it will have direct impact. And stock market always discount future, so investors are confident that going forward things will improve. अप्रैल के महीने में रेलवे से माल की ढुलाई 6.54 करोड़ टन की हुई थी, लेकिन मई के महीने में इसमें करीब 26% की बढ़त देखी गई और रेलवे ने 8.26 करोड़ टन की ढुलाई की। इस दौरान एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल रिटेल वित्तीय लेन देन भी 6.71 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 9.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। कृषि क्षेत्र की बात करें तो इस साल सरकारी एजेंसियों ने किसानों से गेहूं की खरीद का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल 16 जून तक सरकार ने किसानों से 382 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। पिछला रिकॉर्ड 381.48 लाख मीट्रिक टन का है, जो 2012-13 में स्थापित किया गया था। इस साल मई के दौरान खाद की बिक्री में भी पिछले साल के मुकाबले 92% की बढ़त देखी गई। इस दौरान म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स मार्केट का भी प्रदर्शन सुधरा। कुल मिलाकर कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर आगे की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने भी अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिए हैं। आईएमएफ का यह अनुमान है कि 2021 में भारत फिर से तेजी की राह पर लौट आएगा और देश में अगले वित्त वर्ष में 6% की मजबूत आर्थिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि आईएमएफ ने यह कहा है कि कोरोना महामारी और इसकी रोकथाम के उपायों के चलते अधिकांश आर्थिक गतिविधियां ठप होने के कारण 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% की गिरावट आ सकती है। आईएमएफ ने 2020 में ग्लोबल ग्रोथ रेट में 4.9% की गिरावट का अनुमान जताया है और ये अप्रैल 2020 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुमान से और 1.9% नीचे है। कोरोना महामारी को लेकर घोषित लॉकडाउन का असर सभी सेक्टर्स पर पड़ा।
ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो पर भी इसका असर पड़ा है। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से अंतरिक्ष में मानव को भेजने और चंद्रयान 3 अभियान में देरी होने के कारण ऐसे 10 अंतरिक्ष अभियान पर असर पड़ा है, जिसके इस साल होने की योजना थी। उन्होंने कहा कि इसरो अपने अंतरिक्ष अभियानों पर लॉकडाउन के प्रभाव का आकलन करेगा। गगनयान मिशन के तहत 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है और इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन भी हो चुका है और वे रूस में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये भी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ है। इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। वैश्विक आतंकवाद की वित्तीय निगरानी संगठन FATF ने बुधवार को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कायम रखने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक संस्था ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पाकिस्तान अब तक लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के लिए धन जुटाने के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कदम उठाने में नाकाम रहा। अधिकारियों के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते बुधवार को FATF की ऑनलाइन बैठक चीन की अध्यक्षता में हुई। FATF की अगली बैठक अक्टूबर में होनी है। तब तक के लिए पाकिस्तान ग्रे सूची में बना रहेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सक्रिय आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और जैश ए मोहम्मद द्वारा पिछले साल फरवरी में जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के काफिले पर किए गए आतंकी हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमले से भारत केंद्रित आतंकी संगठनों को रोकने के लिए 2019 में मामूली कदम उठाए। आतंकवाद पर देश की संसदीय अधिकार प्राप्त समिति की वार्षिक रिपोर्ट 2019 में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के वित्त पोषण के 3 अलग अलग मामलों में लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को दोषी ठहराने समेत कुछ बाह्य केंद्रित समूहों के खिलाफ कार्रवाई की। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान और संबद्ध हक्कानी नेटवर्क को अपनी जमीन से संचालन की इजाजत देता है, जो अफगानिस्तान को निशाना बनाते हैं। इस तरह वो भारत को निशाना बनाने वाले लश्कर ए तैयबा और उससे संबद्ध अग्रिम संगठनों और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देता है। भारत और चीन ने सीमा क्षेत्र विशेषकर पूर्वी लद्दाख में स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श किया। भारत चीन सीमा मामलों पर सलाह मशवरे और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की 15वीं बैठक कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। भारतीय पक्ष ने इस महीने की 15 तारीख को गलवान घाटी क्षेत्र में हिंसक घटना समेत पूर्वी लद्दाख में हाल के घटनाक्रम के बारे में अपनी चिंताओं से चीन को अवगत कराया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व पूर्व एशियाई मामलों के संयुक्त सचिव ने किया और चीन के शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के सीमा और सागर मामलों के विभाग के महानिदेशक ने किया। दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए सलाह मशविरा और तालमेल के लिए कार्यकारी तंत्र की संरचना के अनुरूप और राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत करते रहने पर भी सहमत हुए। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कल पूर्वी लद्दाख के अग्रिम इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सेना के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और तैयारियों पर बात की। इस दौरान सेना प्रमुख के साथ उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने नेपाल संसद के
निचले सदन में चीन के अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रस्ताव दिया है। नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने चीनी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल 10 जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया है। और यही नहीं, आरोप ये भी है कि चीन ने 33 हेक्टेयर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी है और कब्जा कर लिया है। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू की गई गरीब कल्याण योजना अभियान में रेलवे अक्टूबर महीने तक 8 लाख श्रम दिवस रोजगार मुहैया कराएगा। भारतीय रेल 6 राज्यों के 116 जिलों में इस काम पर 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चेयरमैन रेलवे ने जोनल रेलवे और पीएसयू के शीर्ष अधिकारियों के साथ रणनीति को अंतिम रूप दिया। इन जिलों में अलग से नोडल अधिकारियों की तैनाती हो रही है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में रेलवे अपनी परियोजनाओं में प्रवासी श्रमिकों को काम देगा। साथ ही मनरेगा के लायक जो काम होते हैं उनकी पहचान भी रेलवे ने की है। इसमें लेवल क्रॉसिंगों के संपर्क मार्गों की मरम्मत, वृक्षारोपण, संरक्षण और कई तरह के काम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्घाटन कर चुके हैं। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कल उप ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की, जिसे एमएसएमई के लिए एक संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड उप ऋण भी कहा जाता है। योजना के अनुसार उन प्रमोटर को 20,000 करोड़ रुपए का गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा जो कि इक्विडिटी के रूप में अपने संकटग्रस्त एमएसएमई में आगे निवेश करने के लिए बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं। 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री ने उन एमएसएमई के प्रमोटर्स के लिए उप ऋण योजना की घोषणा की थी जो चालू हालात में है लेकिन संकटग्रस्त है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए एनसीईआरटी के लिए एक रोड मैप तैयार किया है और इसके तहत एनसीईआरटी को इस साल अक्टूबर तक 1ली से 5वीं कक्षा तक और अगले साल मार्च से 12वीं कक्षा के लिए प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए इंफोग्राफिक्स, पोस्टर और प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए कहा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में 15 साल बाद बदलाव किया जा रहा है और नई रूपरेखा का मसौदा दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। नया पाठ्यक्रम अगले साल मार्च तक तैयार हो जाने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का काम शुरू हो चुका है और एनसीईआरटी से ये उम्मीद की जाएगी कि वो नए पाठ्यक्रम के मुताबिक किताबों में जरूरी बदलाव करें। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने यह कहा है कि वाहनों में कार्बन उत्सर्जन कम होने से परिवहन क्षेत्र में सुधार आने के साथ साथ पर्यावरण में सुधार के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बुधवार को इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF महासचिव के साथ परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना DTTE को लॉन्च करने के अवसर पर यह बात कही। 5 साल की महत्वाकांक्षी परियोजना से भारत को मॉडलिंग टूल और नीति परिदृश्यों के विकास के माध्यम से कम कार्बन परिवहन प्रणाली की दिशा में एक मार्ग विकसित करने में मदद मिलेगी। भारत का परिवहन क्षेत्र तीसरा सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक क्षेत्र है, जहां प्रमुख योगदान सड़क परिवहन क्षेत्र से आता है। मणिपुर में सियासी संकट का समाधान हो गया है। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद मणिपुर में सरकार को स्थिर रखने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर क्षेत्रीय दल का समर्थन हासिल कर लिया। दरअसल मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार एनपीपी के 4 और बीजेपी के 3 बागी विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद मुश्किल आ गई थी। मुलाकात के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी के नेता कोनराड संगमा ने ट्वीट किया कि अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ एनपीपी प्रतिनिधिमंडल के नेताओं की मुलाकात हुई और हमने राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से कल फिनलैंड में भारत के नवनियुक्त राजदूत रवीश कुमार ने उपराष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। साथ ही आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ने की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना के जरिए वर्ष 2019-20 के दौरान
कर छूट पाने के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए समय भी 1 माह बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 30 नवंबर 2020 तक के लिए पहले ही बढ़ा दिया गया है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा को भी 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाया गया है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन एजेंट का काम करने वाली ऐसी कंपनियों की गड़बड़ी पर बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कड़ी हिदायत दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर कुछ फ्रॉड करते हैं तो उसके लिए भी बैंक और एनबीएफसी जिम्मेदार माने जाएंगे। रिजर्व बैंक ने इसके लिए इन्हें नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन में कहा कि बैंक और एनबीएफसीज ये साफ साफ अपनी वेबसाइट पर बताएं कि किन किन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वे लोन बांट रहे हैं, और इसी तरह लोन बांटने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी ये बताना जरूरी होगा कि किस बैंक या एनबीएफसी के एजेंट के तौर पर वो लोन दे रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को 45 साल पहले आपातकाल का दंश झेलना पड़ा। 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल लगाया गया। इस घटना को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। यह आजादी के बाद की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था और देश एक बड़े जेल खाने में तब्दील हो गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इंदिरा गांधी का रेडियो संदेश प्रसारित होने से पहले 25 जून की रात को देश में आपातकाल लागू करने का फैसला हो चुका था। आधी रात को ही प्रधानमंत्री ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इस फैसले पर दस्तखत करवा लिए थे। आपातकाल लागू होते ही विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। इन 21 महीनों के समय को भारतीय लोकतंत्र के सबसे बुरे काल में गिना जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल लगाया गया, लेकिन इससे पहले देश में राजनीतिक गहमा-गहमी का माहौल था। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम विपक्ष सड़कों पर था। जनता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे लामबंद हो रही थी। गुजरात और बिहार से शुरू हुआ आंदोलन देश भर में फैलने लगा। इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने इस आंदोलन से सख्ती से निपटने की सलाह दी। उनसे कहा गया कि अगर सख्ती नहीं दिखाई गई तो उनकी सत्ता को खतरा है। इससे पहले 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राजनारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थी, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण ने ऐलान किया कि अगर 25 जून को इंदिरा गांधी अपना पद नहीं छोड़ेंगी तो अनिश्चितकालीन देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान से जेपी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसको नारे की तरह इस्तेमाल किया। शाम होते होते सत्ता के गलियारों में गहमा गहमी बढ़ गई। इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों से मंत्रणा के बाद आंतरिक उपद्रव की आशंका के मद्देनजर आपातकाल लगाने का फैसला किया। इसके 21 महीने बाद यानी 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाया गया। आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।